नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द हिंदी पाठशाला 91। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम अविकारी या अव्यय के भेद पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने अविकारी शब्द जो है वो हमने कल पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अविकारी या अव्यय जो शब्द है जिसका अर्थ, परिभाषा या भेद के बारे में हमने कल विस्तार से हमने पहली क्लास में पढ़ा। आज हमारी अविकारी या अव्यय के भेद यानी हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम इसके भेद पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्योंकि कल की क्लास में हमने दोस्तों क्रिया विशेषण जो पहला भेद है वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है, पहली क्लास के साथ ही। आज जो दूसरी क्लास है जिसमें हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात ये चारों पढ़ेंगे। ये तीन तो मुख्य रूप से भेद हमारे बाकी रहे इस क्लास में, वो पढ़ेंगे, और एक जो है गौण रूप से जो भेद है इसका ये पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण हमने कल की क्लास में पूरा संपूर्ण पढ़ लिया है। तो ये दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच में, किसके बीच में? दो संज्ञाओं के बीच में स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, घर के आगे मंदिर है। मंदिर कहाँ है? घर के आगे। तो जो आगे शब्द है ये अव्यय शब्द हो गया। आगे शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है। उसी प्रकार से विद्यालय के सामने बगीचा है। विद्यालय के सामने बगीचा है, तो ये जो सामने शब्द है ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ घर के आगे मंदिर है, यानी घर के साथ संबंध बोध करवा रहा है। आगे शब्द जो है घर और मंदिर के बीच में क्या करवा रहा है? संबंध का बोध करवा रहा है। उसी प्रकार से विद्यालय के सामने बगीचा है, यानी विद्यालय और बगीचा के सामने संबंध शब्द क्या है? सामने। उसी प्रकार से रमा के पीछे श्यामा चल रही है, तो यहाँ जो पीछे शब्द है ये किसका बोध करवा रहा है? संबंध बोधक अव्यय का। उसी प्रकार से अजय के आगे विजय खड़ा है। अजय के आगे, तो यहाँ जो आगे शब्द है वो संबंध का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं ना वो सारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय जो है ये मिलते जुलते, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बीच में कुछ अंतर है। तो क्या है वो अंतर? यानी कि कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में किया जाता है। यानी कुछ जो अव्यय शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण में भी किया जाता है और संबंध बोधक अव्यय में भी किया जाता है। यदि किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराए, यदि किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराए तो फिर वो है क्रिया विशेषण। और यदि दो संज्ञा या सर्वनाम, यदि दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराए तो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो रह जाएगा आपको याद, यानी कि कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में किया जाता है। यदि किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराया जाए तो है क्रिया विशेषण, और यदि दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध का बोध कराए तो होगा वो संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ उदाहरण देखिए। बच्चा नीचे खेल रहा है। वाक्य क्या हमारा? बच्चा नीचे खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? तो नीचे खेल रहा है, यानी कहाँ आंसर मिल रहा है, मतलब वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से एक वाक्य है, बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है। अब नीचे खेल रहा है तब तक तो ठीक था, वो स्थानवाचक हो गया। कहाँ बता रहा है? नीचे, यानी कि संकेत बता रहा है कि नीचे खेल रहा है, मतलब स्थान के बारे में, स्थान का बोध हो रहा है। लेकिन बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है, तो पेड़ के नीचे यानी पेड़ के साथ क्या हो गया? संबंध, तो वो संबंध बोधक अव्यय हो गया। उसी प्रकार से अजय सामने घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? सामने घूम रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन अजय घर के सामने घूम रहा है। अब घर के सामने यानी घर के साथ संबंध का बोध करवा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय।
वह बाहर बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। लेकिन कमरे के बाहर बैठा है तो संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि कमरे के साथ संबंध का बोध करवाया जा रहा है इस वाक्य में। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो शब्द होते हैं इनका ध्यान रखना है कि वो स्थान का बोध करवा रहा है या संबंध का बोध करवा रहा है। यहाँ पर जो बच्चा नीचे खेल रहा है, मतलब बच्चे का संबंध स्थान का बोध करवा रहा है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, तो नीचे खेल रहा है। लेकिन बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है तो पेड़ के साथ उसका संबंध का बोध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि कहने का मतलब वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, हरीश क्रिकेट खेलता है और मनीष फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ और शब्द जो है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो समुच्चय बोधक कौन हो गया? और शब्द। इसी प्रकार से सीमा खाना पकाती है लेकिन रीमा नहीं पकाती, तो यहाँ पे ये लेकिन शब्द है, ये क्या है? समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से वह विद्यालय गया परंतु पुस्तक नहीं ले आया, तो यहाँ परंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक, यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना। वह बहुत ईमानदार है इसलिए सभी जगह आदर पाता है, तो ये जो शब्द है इसलिए, ये हो गया समुच्चय बोधक। इसी प्रकार से उसने बहुत मेहनत की परंतु असफल हो गया, तो किंतु क्या है? किंतु शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है। यानी कहने का मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं ना वो होते हैं समुच्चय बोधक, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो वो समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, समुच्चय बोधक शब्द। तो कौन कौन से शब्द है जो समुच्चय बोधक ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं? जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, कि, मानो, क्योंकि इत्यादि। तो ये जो शब्द है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय उसे कहते हैं यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय इत्यादि का बोध कराए, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो किसी हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय का बोध कराए तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है दोस्तों, वाह, ओ, क्या, कब, शाबाश, ये भगवान, अच्छा, चिची इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। वाह, क्या दृश्य है। इसको पढ़ते तब ऐसे ही पढ़ते ना विस्मयादि बोधकों को, वाह क्या दृश्य है, वाह क्या स्वाद है, ओहो मैं तो भूल ही गया था, क्या पप्पू पास हो गया। ऐसे पढ़ते हो ना इन वाक्यों को विस्मयादि बोधक में। देखिए दोस्तों, एक और वाक्य, क्या उसने ऐसा कहा, कब, कैसे चला गया, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ए भगवान बहुत बुरा हुआ, अच्छा उसने ऐसा कहा, सी बहुत गंदगी है। तो ये सारे शब्द यानी ये सारे उदाहरण किसके हैं? अव्यय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय के हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आगे निपात, यानी वो मूल रूप से था, ये गौण रूप से, ये गौण रूप से प्रकार है। कौन किस रूप से है? गौण रूप से है। अब गौण रूप से जो ये प्रकार है ये 5वां निपात, ये 5 नंबर हो गया। अब निपात क्या है? यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर
वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष बल दे देते हैं, अर्थात अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं। जैसे मैं ही हूँ सब कुछ, बस वैसे प्रभाव जमा देते हैं, निपात कहलाते हैं। कैसे? जैसे कुछ शब्द हैं, ई, भी, तो, तक, केवल या मात्र, ये सारे शब्द जो हैं ये निपात कहलाते हैं। कैसे? तो देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए एक शब्द हम पहले लेते ही को समझेंगे, ये अपना प्रभाव कैसे जमा रहा है। तो देखिए रीमा ही पुस्तक पढ़ेगी, ही पे जोर लगाया जा रहा है, रीमा ही पुस्तक पढ़ेगी। उसी प्रकार से मोहन ही गाय चराएगा, मतलब दूसरा कोई नहीं चराएगा, मोहन ही गाय चराएगा, ही पे प्रभाव जमा रहा है ही। उसी प्रकार से भी, मोहन भी जयपुर जाएगा, मोहन भी जयपुर जाएगा। सोहन भी गाना गाएगा, सोहन भी गाना गाएगा, मोहन भी जयपुर जाएगा। तो यहाँ भी प्रभाव जमा रहा है। उसी प्रकार से तो, वह घर गया तो था, यहाँ तो का प्रभाव हो गया। उसने मुझे रोका तो था, तो यहाँ भी तो का प्रभाव हो गया। अब एक शब्द तक, तो देखिए तक का क्या प्रयोग है, यानी कि मैं उससे मिला तक नहीं, तक का दबदबा हो गया, मैं उससे मिला तक नहीं। यहाँ तक जो है वो प्रभाव जमा रहा है अपना। वह मुझे जानता तक नहीं, यानी यहाँ तक प्रभाव जमा रहा है। अब केवल मात्र देखिए क्या है, यानी मुझे मात्र 10 दिन का समय चाहिए, मुझे मात्र 10 दिन का समय चाहिए। तो ये मात्र शब्द जो है वो अपना प्रभाव जमा रहा है। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, तो केवल शब्द यहाँ अपना प्रभाव जमा रहा है। तो इस प्रकार से जो ये शब्द है, ई, भी, तो, तक, केवल, मात्र, ये सब किस में आते हैं? निपात में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। ये आज की हमारी क्लास थी 17 नंबर। इससे पहले हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के 16 क्लास पढ़ चुके हैं और ये आज की हमारी है 17 नंबर क्लास। दोस्तों हमारी अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके डेली के हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्न वहाँ से आप हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।